अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम दैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इवेपोरेशन जो है इसको डिफ़ाइन भी करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा इसका जो फैक्टर है यानी जो चीज़ें या जो अवामिल इसके ऊपर असर डालता है वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग लेते हैं एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम हमारे माए बहनें कपड़े धोते हैं तो इस तरह एक रस्सी होती है, रस्सी यानी धोने के बाद उस रस्सी के ऊपर पहनते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक कपड़ा है, गीला कपड़ा है, इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद यानी 2-3 घंटे के बाद ये कपड़ा खुश्क हो जाता है, क्यों पता नहीं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा मिसाल देता हूँ। मान लो यहाँ पे बारिश होती हैं, यानी आज बारिश आया, यहाँ पे ड्रॉप जो है वो गिर गए ज़मीन के ऊपर, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। एक एरिया है उसमें पानी जमा हुआ, एक एरिया में पानी जमा हुआ। वो पानी 2-3 दिन खड़ा रहा, पर 3-4-5 या 6 दिन के बाद वो पानी ख़त्म हुआ, क्यों पता नहीं। तो इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पानी हमें ऑब्ज़र्व किया है डेली लाइफ में और हमारे इर्द गिर्द, ये सारे एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे। इस तरह अगर हम एक गिलास वाटर उठाए पानी का और उसमें पानी भर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग नोट करें कि यहाँ तक मैंने वाटर डाला हुआ है और पूरा दिन सूरज पे रखे, तो उसकी जो यानी पानी जो है आप लोग जो है ख़ुद देख लेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो चुका होगा। या अगर एक दिन में नहीं हुआ तो 2-3 दिन में ये पूरा गिलास जो है इसमें जो पानी है वो गायब हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है या एवेपोरेशन हो जाता है। कुछ लोग एवेपोरेशन कहते हैं, कुछ लोग इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन होता किस तरह है? यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को नज़र आते हैं ये है इवेपोरेशन की मिसाल है, पर ये होता किस तरह है पहले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद डिफिनीशन आप लोगों के माइंड में ख़ुद ब खुद बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि हमें मालूम है या चैप्टर के स्टार्ट में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पोस्टुलेट ऑफ लिक्विड पढ़े थे। वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मान लो हमारे पास कोई भी एक बीकर है या कोई भी एक कंटेनर है, उसमें कोई भी लिक्विड है, ये उसके क्या है मॉलिक्यूल है। मान लो एक मिनट, ये क्या है उस लिक्विड के मॉलिक्यूल है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर, इसके अलावा पेट्रोल, इसके अलावा डीज़ल, इसके अलावा आप लोग लिक्विड पे सोचें, कोई भी लिक्विड हो सकता है। जब हम उसको कंटेनर में रख ले तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा रैंडमली यानी मोशन करते हैं। गैस भी रैंडमली करता है, ये भी रैंडमली करते हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, ये भी हमें मालूम है। ये रैंडमली मोशन करता है, इस मोशन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब यहाँ पे इस तरह नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल जो है इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, सेम नहीं है, कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है। तो यहाँ पे जब ये रैंडमली मोशन करेगा तो यहाँ पे कोलिजन भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। कोलिजन के रिज़ल्ट में कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेती हैं कि वो टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो सरफेस है उस बीकर का या कोई भी एरिया है या कोई इस तरह तालाब है, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, बहुत सारा ये तो वाटर है, यानी कोई कंटेनर है उसमें कोई दूसरा लिक्विड है, उसके साथ भी यही केस होता है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलिजन करते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी गेन कर लेती हैं और इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये टॉप पे यानी सरफेस के ऊपर आ जाता है। सरफेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं,
हमें मालूम है कि ये हमारे पास, मान लो फ़र्ज़ करें हम ये वाटर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वाटर मॉलिक्यूल है। इसका यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स होता है, किसी लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किसी में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और किसी में लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है। अब ये फोर्स यानी जो टॉप पे जा चुके हैं मॉलिक्यूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये फोर्स जो है वो ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक करता है तो ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद ये ऊपर चला जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर बन जाते हैं इसके। तो इस तरह वेपर बनते हैं। तो इस फिनोमेना की वजह से हमारे कपड़े भी क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी एरिया में वाटर जमा हो चुके हैं वो भी कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं। ढेर सारे एग्जांपल आप लोगों को मिल सकते हैं। तो यही कहानी है कि मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं। मान लो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया, कोलिजन किया। अब ये ज़्यादा मोमेंट के साथ या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके साथ टकराया, वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल ने गेन की और इसकी एनर्जी कम हो गई। इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, क्योंकि इसकी एनर्जी इसने गेन की। वो टॉप पे, ये टॉप पे चला गया, टॉप पे चला गया तो इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पे इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था किसी और मॉलिक्यूल के साथ, वो भी ब्रेक हुआ। यानी ये फोर्स हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं जब हम एनर्जी देते हैं। तो इस एनर्जी की वजह से, कोलिजन एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है अपनी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो ब्रेक करता है। ब्रेक करने के रिज़ल्ट में ये फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाता है तो ये फ़ौरन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह जो है वेपर बनते हैं किसी भी लिक्विड के। इसके अलावा अगर हम अब डिफ़ाइन करें तो डिफिनीशन आप लोगों को बहुत इजीली लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इवेपोरेशन जो है इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, या डिफिनीशन यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ। तो डिफिनीशन है कि द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज मतलब खुद ब खुद, कुदरती, नेचुरली जब चेंज आ जाता है। ये किस में चेंज आता है? ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर, यानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज आया, खुद ब खुद जो चेंज आया, नेचुरली जो चेंज आया एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मैं 2011 में आई थिंक मैं 10th में था। उस टाइम जब मैं तकिया कैंप जो एबटाबाद है वहाँ पे मैं गया, यानी हम टूर के लिए गए। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जो पानी से बुखारात उड़ रहे थे, उस वक्त मैं कंफ्यूज था कि अभी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी से बुखारात यानी वेपर तो बनते हैं। ये क्यों बनते हैं? हमारे माइंड में ये था कि ये 100 पे बनेंगे। 100 ज़रूरी नहीं है। वाटर के लिए 0 से लेकर 100 तक ये क्या हो सकते हैं, वेपर बन सकते हैं। तो ये फिर बाद में मुझे पता चला, लेकिन जब मैं 10th में था तो ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि सर्दियों में, अगर सर्दी में आप लोग देख ले, सर्दियों में भी वाटर से बुखारात यानी वेपर बनते हैं। अब सर्दियों में तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। फिर मैं सोचता था कि ये क्यों, सर्दियों में क्यों वेपर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। नेचुरली यानी हर टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड के वेपर बन जाते हैं नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली। पर जब टेम्परेचर कम हो तो कम बन जाते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वेपर ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब लिक्विड इसके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, खुद ब खुद हो जाए किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, इस प्रोसेस को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जैसे कपड़े हमने तार पे लटकाए या रस्सी पे, तो उससे जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो ख़ुद ब खुद उड़ते हैं। अब टेम्परेचर सर्दियों में भी इस तरह हम
फेंकते हैं तारों के ऊपर या रस्सियों के ऊपर, तो सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है लेकिन कपड़े हमारे फिर भी क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। और गर्मियों में भी लाजमी बात है खुश्क हो जाते हैं लेकिन जल्दी हो जाते हैं, सर्दियों में टाइम लगता है। इसके अलावा ये इस तरह अगर गड्ढे में पानी जमा हो गए तो वो सर्दियों में भी उड़ सकते हैं, वेपर बन सकते हैं, लेकिन इसका रेट कम होगा, स्लो होगा। तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जब कोई भी लिक्विड ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए और ख़ुद ब खुद हो जाए, हम उसको टेम्परेचर ना दे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, राइट। इसके अलावा एक दूसरा वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है, इस तरह क्वेश्चन शायद आ जाए या पहले भी शायद आ चुका हो। तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैं वेपोराइजेशन जो ये डिफ़ाइन करता हूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। तो वेपोराइजेशन जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय एक्सटर्नल हीट इज़ कॉल्ड वेपोराइजेशन। यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल हीट की वजह से नाम चेंज हुआ, इसको हम फिर वेपोराइजेशन कहते हैं। और जब नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या देता हूँ एग्ज़ाम्पल, हमारे पास क्या है, 2 बीकर हैं, दोनों में हम एक लिक्विड डालते हैं, कोई भी लिक्विड डाल दिया। मान लो यहाँ पे जो वाटर है वो बहुत कॉमन लिक्विड है, हर किसी ने देखा होगा। मान लो हम यहाँ तक ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, और हमने डाला वाटर, तो ये भी 1 लीटर बीकर है यहाँ तक, ये भी 1 लीटर बीकर है यहाँ तक, इसमें भी हमने 1 लीटर पानी डाला, इसमें भी हमने 1 लीटर पानी डाला। अब यहाँ पे यही कहानी होगी कि मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे और इसमें से 4 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टॉप पे आ जाएगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम टाइम पे। लेकिन यहाँ पे हम ये छोड़ते हैं और इसको देते हैं हीट, इसके नीचे यहाँ पे आग लगाते हैं, हीट देते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं। तो आप लोग बताएं कि ये हमारे पास क्या है, ए है और ये बी है, किसका वाटर जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल हीट दिया। तो जब हम एक्सटर्नल हीट देते हैं यहाँ पर भी वेपर बनते हैं। अगर हम हीट नहीं देते, नेचुरली होता है, वहाँ पर भी इसके वेपर बनेंगे, पर इसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन और इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पे डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोग लिख ले। इसके अलावा बीच में सिर्फ फॉयल लगाए और फिर ये लिखे, तो आप लोगों को क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। या इसके अलावा मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास हमने कपड़े धोए, यहाँ पे रस्सी हैं उसके ऊपर डाल दिया, और यहाँ पे हमने कपड़े रखे, इसके ऊपर इस्त्री डाला, इस्त्री किया। तो आप लोग बताएं कौन जल्दी खुश्क हो जाएगा, ये वाले कपड़े या जिसके ऊपर हमने इस्त्री लगाई? जो इस्त्री लगाई ये, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटर्नल हीट दिया, उस हीट की वजह से जो वाटर है वो जल्दी एवेपोरेट हो गए। जब जल्दी एवेपोरेट हो गए यानी एक्सटर्नल हीट की वजह से एवेपोरेट हुए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। और ये जो नेचुरली होता है इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब हम जाते हैं जो फैक्टर है, तो यहाँ पे चंद फैक्टर है जो इवेपोरेशन के ऊपर असर डालता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वन जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है, कहते हैं कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो, मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, इसके अलावा दूसरा कंटेनर ये है, और इसके अलावा तीसरा कंटेनर ये है। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? ये है सी, ये है, और ये है ए। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, रेट इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, मॉलिक्यूल ज़्यादा जो है सरफेस पे आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे चंद मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पे देख ले तो मॉलिक्यूल ज़्यादा है सरफेस पे, तो ये ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे। तो इट मीन्स के इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा ए के मुकाबले में।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा हो गए, मीन्स कि यहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जितना एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा हो उतना जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो ये है फर्स्ट वन फैक्टर। यहाँ पे नीचे जो बात लिखी हुई है कि लोअर द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया कम हो तो वहाँ पे जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी कम होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, इससे आप लोगों को 2-3 कंटेनर दिए होंगे, या आप लोगों को जो डिजिट है उसमें भी दे सकता है कि एक कंटेनर है उसका सरफेस एरिया है 2 मीटर, दूसरे का है 4 मीटर, तीसरे का है 6 मीटर, चौथे का है 8 मीटर या 10 मीटर। अब ABCD दिए होंगे कि इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो जब आप लोगों को इस फैक्टर का पता हो तो तब आप लोग उस क्वेश्चन को इजीली ठीक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। S मीन सरफेस, A मीन्स एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन भी कम, डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद हम जाते हैं जो नेक्स्ट वन फैक्टर है वो है हमारे पास टेम्परेचर। तो एवेपोरेशन जो है ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। EV मीन्स एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, रेट उसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, लोअर द टेम्परेचर लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी अगर हम यही इस्त्री वाला मिसाल ले लें, कपड़े जब हम तार पे या किसी रस्से के ऊपर या दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो वो स्लोली जो है खुश्क हो जाते हैं, और यहाँ पे जब हम इस्त्री मारते हैं इसके ऊपर इस्त्री लगाते हैं तो ये जल्दी चंद मिनटों में ये खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, जैसे इंक्रीज़ किया रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हुआ, तो इसी वजह से ये जल्दी खुश्क हो गए। तो टेम्परेचर जो है इवेपोरेशन उसके साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आई मीन इंटर M मॉलिक्यूलर, A मीन अट्रैक्टिव, F मीन फोर्सेस, हम शॉर्टकट लिखते हैं। इसका इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? इवेपोरेशन के साथ। तो EV इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IMAF। IM क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगर हो फिर यहाँ पे एवेपोरेशन का जो रेट होगा वो लोअर होगा। इन स्ट्रांगर दी IMAF लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले, मान लो ये भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं या नहीं होती? होती हैं। या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। अब अगर ये स्ट्रांग हो, ये फोर्स स्ट्रांग हो, तब ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो ये स्लो होगा, यानी इसका रेट कम होगा, लोअर होगा। अगर यहाँ पे ये जो फोर्स है वीक होगा तो ये इजीली टूट सकता है तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और एवेपोरेट हो जाएगा। तो लोअर दी IMAF, सॉरी यहाँ पे 1A है, IMAF हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर ये फोर्स वीक हो तो यहाँ पे एवेपोरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, यानी जल्दी वो लिक्विड एवेपोरेट हो जाएगा। तो एवेपोरेशन इन्वर्सली रिलेशन रखता है किसके साथ? IMAF के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर जो है वो भी इन्वर्सली रिलेशन रखता है। P मीन्स प्रेशर, P मीन्स प्रेशर। तो प्रेशर अगर ज़्यादा हो, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं कि EV इज़ इन्वर्सली रिलेशन टू P। P मीन्स क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो
हमारे पास इवेपोरेशन होगा वो कम स्लो होगा लोअर होगा। लेकिन आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि हायर द प्रेशर लोअर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, लोअर द प्रेशर हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी यहाँ पे अगर हम देख लें, मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ये स्पॉन्टेनियसली एवेपोरेट हो जाते हैं, यानी एवेपोरेशन स्टार्ट है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, यानी इसके ऊपर प्रेशर जो लगता है वो ज़्यादा है, तो ये इजीली एवेपोरेट नहीं हो सकते, यहाँ पे टाइम लगेगा। इसका रेट क्या होगा, लो होगा, स्लो होगा। तो प्रेशर भी इसके साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है, प्रेशर ज़्यादा एवेपोरेशन कम, प्रेशर कम एवेपोरेशन ज़्यादा। तो ये है कुछ फैक्टर और ये है हमारे पास इवेपोरेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।